अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में कुछ ताज़ा गुजारिशात के साथ। नाजरीन, क्रिकेट शुरफा का खेल था। क्या क्रिकेट शुरफा का खेल है? अगर हम इस सवाल का जवाब जदीद दुनिया में मौजूदा हालात में तलाश करें तो बदकिस्मती से वो जवाब ना में आएगा। क्रिकेट को जिस तरह एक मनसूबाबंदी के तहत बर्बाद करके शुरफा के बजाय जुआरियों का खेल बनाया गया, वो एक तवील कहानी है। मैं आपको इसमें उलझाना नहीं चाहता, लेकिन थोड़ा माजी में अगर हम जाएं तो आप देखिए कितने कितने कंट्रोवर्शियल इस हिस्से में सिचुएशन हमारे सामने आती हैं, कैसे कैसे लोग हमारे सामने आते हैं। कहा जाता है कि जुएबाजी की सनत का बानी इंडिया है और इसमें इंडिया के जवारियों ने बहुत चालाकी से वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका को भी अपना हिस्सा बना लिया। वक्त आने पर ये ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दूसरे ममालिक को भी यूज कर लेते हैं, लेकिन ये तो चार पक्के गाहक हैं इनके, आपस में इनका एक ग्रुप है। खुदा खुदा करके पाकिस्तान में PHL शुरू हुआ। पाकिस्तान में क्रिकेट की ये सीरीज शुरू होने के लिए पाकिस्तान ने कितनी कुर्बानियां दी, किस किस तरह की सूरत हाल से हम दो चार हुए, ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। दहशतगर्दी, फैटिफ की पाबंदियां, इस सब कुछ के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बहरहाल अपना मस्बत किरदार अदा किया और आज हम PSL करवा रहे हैं। PSL को पाकिस्तान में शुरू करवाने के लिए हमें कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी, आप अंदाजा करें कि कभी दुबई, खुदा खुदा करके एक फाइनल मैच फिर पाकिस्तान में शुरू हुआ और आज हम इस पोजीशन में हैं कि तमाम मैच अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में, सिर्फ लाहौर में नहीं पाकिस्तान के तमाम शहरों में हो रहे हैं, जो बहुत बड़ी कामयाबी है। आपका क्या ख्याल है कि इंडिया ने आसानी से ये कामयाबी हजम कर ली होगी? नहीं नाजरीन, क्योंकि इंडियन जो सुपर लीग है वो तो है ही, आपको पता है सारी दुनिया में बदनाम है कि वो तो जुए का हेडक्वार्टर है। हर मर्तबा वहां से जुआरियों के गैंग पकड़े जाते हैं। इल्ला ये कि वो उस लीग को जो लोग जो सुपरविजन करने वाले होते हैं, जो लोग उसके स्पॉन्सर होते हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और उन्होंने इसको एक बिजनेस का नाम दिया हुआ है। नाजरीन, इस लीग के आगाज से पहले ही पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों को इस बात की रिपोर्ट मिल चुकी थी कि इसको मुश्तबा और मशकूक बनाया जाएगा, क्योंकि इंडिया की तो एटमोस्ट ये कोशिश थी कि पाकिस्तान में ये मैच हो ही ना, पाकिस्तान में कोई गैर मुल्क की टीम आए ही ना। आपको पता है कि आखिरी बांग्लादेश की टीम को उन्होंने कितना दबाव डाला था, लेकिन ये पाकिस्तान की अब बैनुल अक़वामी सफारती कामयाबी है कि हमने बांग्लादेश की टीम को यहाँ लाए, उनके साथ 2020 हुए, उनके साथ टेस्ट मैच हुए। श्रीलंका की टीम यहाँ पर आई, छोटे मैच हुए, बड़े मैच हुए और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी इंटरनेशनल टीमें पाकिस्तान में आएंगी। मैं अब आपको मौजूद से रिलेटेड लेके थोड़ा हटके एक बात करने लगा हूँ। आपको याद है कुछ अर्सा पहले शुएब ने, फास्ट बॉलर मोहम्मद शुएब ने एक स्टेटमेंट दी थी, करीब 1.5-2 महीना पुरानी बात है, जिसमें उसने कहा था इस बात का 0% इम्कान ही नहीं है कि जो मैच हम खेलते हैं उसमें जुआ इन्वॉल्व ना हो। जिसमें उसने बताया था कि मेरी हिम्मत थी कि मैं आज तक पाकिस्तानी टीम में इतना अर्सा रहा, और असल में उसने बात ये कहनी थी कि जुए ही की वजह से, क्योंकि वो मानने वाला नहीं था, वो एक जर्मन क्रिकेटर था, उसको पाकिस्तानी टीम को छोड़ना पड़ा। नाजरीन,
اس سے پہلے یہ بیانات پاکستان کے کئی کھلاڑیوں کے انٹرنیشنلی موجود ہیں. پاکستان کی عدالت نے، پاکستان کی جوڈیشری نے ان لوگوں کو سزا دی، پوری ٹیم کو سزا دی. کہا جاتا ہے کہ آج کے بہت بڑے جو کرکٹ سپانسرڈ اور بڑے کرکٹ کے جو آئیکن ہیں، ان کے بھائی صاحب الا ماشاء اللہ لاہور میں یہ سلسلہ چلا رہے ہیں. اس سلسلے میں ایک بڑا پراسرار لیکن بڑا ہی خطرناک کریکٹر جو ہے وہ ہے اجمل برادران. ناظرین، آپ کو ذوالقرنین کا نام تو یاد ہوگا. بہترین وکٹ کیپر، شاندار بیٹسمین، سینچریاں کرنے والا، بڑا سکور کرنے والا. اس کو ان اجمل برادران نے کس طرح ڈرایا، دھمکایا، جان سے مار دینے کی دھمکیاں دلائیں جوا مافیا کے ذریعے. اس نے تمام باتیں آن ریکارڈ کر دیا. جب آپ کا جی چاہے تو اس پہ سٹچ کریں ابھی ذوالقرنین کا نام، لیکن ساری کہانی آپ کے سامنے آ جائے گی. یہ کہانی تو خیر محمد عمر کے زمانے سے 70 سے شروع ہے جوئے کی، لیکن میں آپ کو تازہ واردات کے بتا رہا ہوں. ناظرین، آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ اجمل برادران کے جو اس وقت، میں آپ سے عمر اکمل کی بات کر رہا ہوں. یہ رنگین مزاج کرکٹر کبھی تو جوئے کی محفلوں سے پکڑا جاتا ہے، کبھی زنا کی محفلوں سے پکڑا جاتا ہے، اور اس کا پورا کریکٹر ہی مشکوک رہا. ان کے جو بڑے بھائی ہیں، عمر اکمل کے جو بڑے بھائی ہیں کامران اکمل، وہ ان جو پاکستان کے 3 کرکٹرز پہ پابندی لگی تھی، اصل میں یہ اس گروپ میں شامل تھے. لیکن چلاک آدمی ہے نا، وہ تو مکھن میں بال کی طرح نکل گیا، ان غریبوں کو کیریئر برباد کر دیا. خاص طور سے بیٹسمین کا بٹ کا جو کپتان تھا ہمارا، اور ایک بڑا اچھا بالر جو پاکستان کو اللہ نے دیا تھا اس کا. یہ جو اجمل برادران ہیں، یہ پچھلے کوئی 15 سال سے جوئے میں انوالو ہے. آپ کو پتا ہے کہ پی ایس ایل شروع ہونے سے قریب ایک ہفتہ پہلے پاکستان انٹیلیجنس نے عمر اکمل کو گرفت کی تھی. اس کا پورا وہ نیٹ ورک پکڑا اور اس کو اب نکال دیا گیا پی ایس ایل سے. یہ عمر اکمل والا جو جوئے کا نیٹ ورک تھا، یہ انڈیا سے ملتا تھا. میں نے آپ کو کہا تھا انڈیا کی تو کوشش تھی، تو یہ سٹوج وہاں پہ موجود سے پہلے تھے جن کے ذریعے وہ یہ سب کچھ کرنا چاہتے تھے. انہوں نے کیا، یہ مل گیا. لیکن اللہ نے ایسی مہربانی کی کہ پاکستان انٹیلیجنس کے لوگ جو اس سلسلے میں بہت ہی کانشیس ہیں، پاکستان کی کاؤنٹر انٹیلیجنس نے بڑی شارپنیس کا، اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ اس کی کون سی موومنٹ چیک ہو رہی ہے، کہاں سے چیک ہو رہی ہے. عمر اکمل کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر پاکستان نے خاموشی سے سیریز سے آؤٹ کر دیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بچ جائے گا. آپ یہ بات یاد رکھیں، جو ایجنسیوں کے ہتھے چڑھ جائے نا بڑا ثبوت کے ساتھ، وہ اس کو ایسے معاف نہیں کرتے. ایک تو بات آپ لکھ لیں، اس کا پوری زندگی کا کیریئر برباد ہو گیا. آج کے بعد کرکٹ تو یہ کوئی فرسٹ کلاس کرکٹ بھی دنیا میں نہیں کھیل سکے گا. شاید اس بات کا بہت شدت سے احساس اس کے بڑے بھائی کامران اکمل کو ہوا ہے، جو کوئٹہ گلیڈیٹر کی طرف سے کھیلا اور اس نے سینچری بنائی. یہ جناب وہ بندہ ہے جس کے متعلق کامران اکمل، جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ گراؤنڈ کے اندر سے اشارے کیا کر، ایسے منہ کرتا تھا تو اس کا مطلب اور ہوتا تھا، ایسے کرتا تھا تو مطلب اور ہوتا تھا، ایسے کرتا تھا تو مطلب اور ہوتا تھا. جہاں چاہتا یہ کہ ایسے کئی میچوں کی کہانیاں آپ کو بڑے بڑے کرکٹر کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ سنائیں گے جو اس بندے کے جوئے کی بھینٹ چڑھی. مجھے امید ہے کہ جیسے پی ایس ایل کا ختم ہوگا، پاکستان اس کو بھی آؤٹ کر دے گا. ناظرین، اس بات میں کوئی شک نہیں، پاکستان کی کوئی بھی سوشل ایکٹیویٹی ہو،
पाकिस्तान की कोई भी सियासी एक्टिविटी हो, पाकिस्तान की कोई भी इंटरनेशनल एक्टिविटी हो, उसमें इंडिया दीवार बन के हमारे सामने खड़ा होता है। आप देखिए उसने पाकिस्तान के लिए क्या क्या जाल कहां कहां बिछाए हुए हैं। आप दाद दीजिए पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों को, जो बरवकत तदारुक करके इन मामलात को रोक देते हैं, एक साथ आप रोक देते हैं, और यह इंडिया की शर्मिंदगी का बायस होता है। आप ये देखिए, वो ट्रंप, सदर ट्रंप, जिसने इक़्तिदार संभालने के बाद जो पहली तकरीर की थी, उसमें पाकिस्तान के मतलब कहा था कि पाकिस्तान तो दहशत गर्दों की नर्सरी है। आप जानते हैं ये अल्फाज उसके मुंह में किसने डाले थे? इंडियन लॉबी ने। जो इन्होंने अब वहां अपने नेक्सस बनाए हुए हैं, कांग्रेस में अपने नेक्सस बनाए हुए हैं, वो ये काम करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। ये जो बलूचिस्तान की तहरीक है, ये अमेरिका से बैठ के इंडियन नेक्सस चलाते हैं। दो तीन उन्होंने बेवकूफ से कांग्रेस में साथ जमा किए हुए हैं। ये इंडिया था जिसने आज तक पाकिस्तान पर पाबंदियों की वजह से यहाँ दुनिया की कोई टीम नहीं आने दी। आप मुझे बात बताएं कि फैटफ में पाकिस्तान का जाना ज्यादा जरूरी था कि अफगानिस्तान का? अफगानिस्तान में दहशतगर्दी पाकिस्तान से कम होती है। इंडिया के अंदर 19 अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं। इंडिया का नॉर्थ रोजाना धमाकों से जलता है, ट्रेनों की ट्रेनें उड़ा दी जाती हैं, दर्जनों फौजी मर जाते हैं, लेकिन उनका कंट्रोल्ड मीडिया, हुकूमत कंट्रोल्ड मीडिया किसी बात की हमें हवा ही नहीं लगने देता। ये हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है कि यहाँ टके टके का जो जर्नलिस्ट है वो उसको इस बात की तमीज ही नहीं है क्या बात मुल्क के हक में जा रही है, क्या मुल्क के खिलाफ जा रही है। उसको सिर्फ अपनी रेटिंग से गर्ज है, या वो एक एजेंडे पे काम कर रहा होता है, या जो पीछे से उसको तयशुदा मामला होती हैं वो पूरे कर रहा होता है, या उसकी अपनी ईगो है या पसंद ना पसंद है। इसमें कहीं पाकिस्तान मैटर नहीं करता, कहीं पाकिस्तान के मामलात मैटर नहीं करते। यही वजह है कि आज इंडियन मीडिया बदतरीन जो हालात हैं इंडिया के, उनको भी दुनिया के आगे एक्सपोज नहीं होने दे रहा। जितने एक्सपोज हुए हैं, जो कुछ हुआ है, वो सारा इंटरनेशनल मीडिया ने किया है। आपको इस बात का इल्म है कि जब सदर ट्रंप यहाँ थे, इंडिया में मौजूद हैं, तो 3 दिन से जो वहां पे कत्लो गारतगरी हो रही है, और जिस तरह मुसलमानों की जायदादें जलाई जा रही है, जो उन पर जुल्म उठाए जा रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई बात आप मुझे अभी के इंडिया के चैनल ऑन कर दे, 50 चैनलों में से बमुश्किल 2 पे होंगे। बाकी 48 चैनल जो है गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, आरएसएस के कंट्रोल में, भाजपा के कंट्रोल में, वो आपको अपने मुल्क के खिलाफ कोई बात होने ही नहीं देंगे। ये हमारा मुल्क है कि जो कसाब का कसाब का जो है, अजमल कसाब के घर की तलाश में कैमरे उठा के निकल पड़ा था, जबकि दुनिया के सबसे बड़े मुहक्किक ने साबित कर दिया द बिट्रेयल ऑफ इंडिया किताब में कि उसका पाकिस्तान से ताल्लुक ही नहीं था। वो तो डबल क्रॉस था, वो तो इंडिया का स्पॉन्सर्ड एजेंट था, उसको नेपाल से गिरफ्तार करके अपने वाल रखा गया था। मैंने इस सिलसिले में बहुत बड़ी किताब लिखी है, 800 पेज की, आपको इल्म है उसका। नाजरीन, पीएसएल को कामयाब करने में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बुनियादी किरदार अदा किया है। दुनिया भर में एजेंसियां भारतीय साजिशों का मुकाबला करती हैं। वो हुकूमत को अपने कामों में मसरूफ रखती हैं। वो भारतीयों को पूरी दुनिया में कहीं भी खुल खेलने का मौका नहीं देती, हर जगह उनके सामने दीवार बनती है। और इससे ज्यादा आप इनसे क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं? ये तो हमारे सियासतदान हैं जो खुद इन धंधों में इन्वॉल्व है, जिनकी वजह से काम चल रहा है। मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से पीएसएल की कामयाबी पे, दहशत गर्दों से भी इसको बचाना, और जवारिये जो जुए के नाम पे दहशत गर्दी होगी, इनसे भी इसको बचाने पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। इंशाल्लाह वक्त आ रहा है जब हम फैटअप से भी बाहर निकलेंगे। नाजरीन, ये मेरा ऑफिशियल चैनल है, आपसे दरखास्त है इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और सच के इस सफर में मेरा साथ दें। आपका बहुत शुक्रिया।